Hello everyone. So today I'm back with another video from Social Studies, and as if you know, we have completed our geography, all these 7 chapters. So we are moving ahead with the history content. Okay. So the first lesson what we have here is the rise of nationalism in Europe. So in particular this chapter you are going to talk about the nationalism और collective forming of a Europe continent. हमने देखा यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारे पास बहुत सारी मेजर कंट्रीज़ है लाइक फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम हुआ, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसी कुछ कंट्रीज़ है, पोलैंड वगैरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जर्मनी की. उन कंट्रीज़ के अंदर नेशनलिज्म कैसे आता है, वहाँ कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट करंट में है या उनका पास्ट हिस्ट्री क्या है, ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब बेटा बेसिकली आपके अंदर यहाँ ये वाला चैप्टर जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है. ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री से बिलोंग करेगा ये वाला चैप्टर आपका. सो स्टार्टिंग विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सॉरी इन यूरोप. मैं हमेशा सबसे पहली चीज़ आपको याद करने के लिए बोलती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम दी हेडिंग ऑफ द लेसन. तो सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे नेशनलिज्म. नेशनलिज्म का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी कम टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. बहुत सिंपल सेंस में नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड टूवर्ड्स अ कंट्री. हमारे मन में जो देशभक्ति की फीलिंग होती है ना बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते थे, नेशनलिज्म. ओके, सो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, टुवर्ड्स योर ओन कंट्री, जिसे हम लोग पैट्रियटिज्म भी कहते हैं. ठीक है, पैट्रियटिज्म भी आपने बहुत अच्छे से वर्ड सुना होगा. सो बहुत सी बार ये जो टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, ये वन वर्ड की डेफिनेशन में आपसे पूछ ली जाती है. On respect with NTSC and CBSC, this lesson is important. Like you can get probability a question from this in NTSCs also. Okay, so the theme of Frederick Sorrew's painting, मतलब as if you will open your history textbooks, NCERT's book, on page number 4 you will see like जैसे हम इस लेसन को ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखती है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इट इज़, दिस काइंड ऑफ पिक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी. ओके, तो अब इस पिक्चर के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये पिक्चर पेंट किसने करी है, किसने इसको डिज़ाइन किया है, दैट इज़ अ थीम ऑफ, इट इज़ अ थीम ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू. ओके, सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आ गया कि यहाँ हमारे पास आर्टिस्ट कौन है, फ्रेडरिक सोर्यू. अब बेटा वो इस पिक्चर के थ्रू, अब ऑफकोर्स इन्होंने विद द स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री बुक सबसे पहले लेसन में सबसे पहले पेज पे सबसे पहली पिक्चर इन्होंने यहाँ पे चिपका दी. तो दैट मीन्स अब हिस्ट्री में बेटा जो क्वेश्चन इस बार आने लगे ना आपके वन वर्ड वाले, ठीक है, लाइक तो वो आपको ना पिक्चर्स भी उठा करके दे देते हैं सीधे हिस्ट्री के अंदर कि बताओ इसमें से बताओ ये कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा, लाइक MCQs के फॉर्म में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है पिक्चर बेस्ड. ओके, तो लाइक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पे जब हम आएंगे तो हमें हर एक पिक्चर को भी पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोगों ने थीम तो देख ली फ्रेडरिक सोर्यू की है. अब फ्रेडरिक सोर्यू इसमें क्या बोलना चाहता है, इट शोज द पीपल ऑफ यूरोप, अमेरिका, मेन एंड वेमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. अब यहाँ पे देखो, दैट मीन्स कि सिंपली यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है. यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ और अमेरिका, ये यहाँ तक जो लोग हैं वो मार्च करते हुए आ रहे हैं और अपना जो रिस्पेक्ट है, होमेज मतलब वो रिस्पेक्ट जो बोलते हैं ना, सैल्यूट वगैरह जो देते हैं जैसे, ठीक है, वो हमारा ग्रैटिट्यूड वो किसको शो किए जा रहे हैं यहाँ पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, ठीक है. सेकेंड उसने क्या बोला है, इट इज़ अ फीमेल फिगर वो विथ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन दी अनदर. अगर आप इसका हाथ देखते हो केयरफुली बेटा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, तो इनके एक हाथ में जो है ना वो टॉर्च होती है, ठीक है, या लाइक पहले तो फायर कॉम्स होते थे, तो फायर कॉम्स वगैरह में क्या होता है, मतलब लाइक मशाले जिसे हम कहते हैं हिंदी में. तो अब यहाँ से क्या होती है, मतलब लाइक टॉर्च वगैरह आपने देखी तो उससे लाइट निकलती है. तो लाइट का मतलब क्या है कि लाइक हम लोगों को जागरूक बनवा रहे हैं या लोगों को हम एनलाइटमेंट दे रहे हैं अबाउट देयर राइट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब लाइक एक डार्कनेस है. यहाँ पे बोला गया है कि जो सोसाइटी में लाइक अभी अगर हम लोग पुराने चैप्टर से डील करते हैं 9th स्टैंडर्ड में, या फिर अगर हम हमारी कॉमन हिस्ट्री से भी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी बेटा बहुत से ऐसे ग्रुप्स रहे हुए हैं जिन्होंने सोशल बैकवर्डनेस फेस करी, राइट. तो उस सोशल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, उस लाइक डमनेस को हटाने के लिए, जो लोगों में मेल एजुकेशन वहाँ पे भरा हुआ है, जो लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, जो वो लोग अनएजुकेटेड हैं, तो वो लोग अभी डार्क में हैं, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में बताने के लिए, उन्हें डार्क से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या शो किया हुआ है, दैट इज़ अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. सेकेंड इन्होंने बोला कि भाई उसके हाथ सेकेंड हैंड में यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चार्टर ऑफ
राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन है, ठीक है। चार्टर मतलब लाइक अकाउंट्स बोलते हैं ना कि हम लोग हमारे सोसाइटी में, हमारे लाइक जिस गवर्नमेंट में हम रह रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को क्या राइट्स देने वाली है। लाइक अगर मैं बात करूँ, इक्वालिटी हुई, फ्रेटर्निटी हुई, जस्टिस हुई, ये सारे राइट्स होते हैं ह्यूमंस के, राइट। सो दैट ऑल राइट्स आर रिटन इन द चार्टर that is bolded in her another hand. Okay, now shattered remains of एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। बहुत सी बार अगर आपको ऐसा ना क्वेश्चन भी दे दिया जा सकता है बेटा कि फिगर दे दिया और उसमें से इसको सर्कल करके बता दिया, ये जो बिल वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इसमें सर्कल करके इसको बता दिया कि भाई बताओ ये क्या चीज़ शो करी। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर इसको आप जूम करोगे ना तो आपको देखो इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको कहीं पे क्राउन पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्राउन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं ना। तो ये क्या शो कर रहा है, दैट इज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। नाउ एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन द पावर्स आर एंजॉयड और कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर हैंड, ठीक है। रूल ऑफ किंग क्वीन जो हम कहते हैं, मोनार्कीज का जो हम रूल कहते हैं कि जहाँ सारी पावर्स एक्यूमुलेटेड होती है एक ही पर्सन के हाथ में, और बाकी सब लोग जो होते हैं उन्हें मतलब उन्हें उनकी पावर्स को फॉलो अप करना पड़ता है। और आपने जैसे आपको याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़े थे, है ना, उसके अंदर अगर कोई राजा की बात नहीं मानता था, रॉबिस्पियर वाली चीज़ें याद है ना, कि वो अगर राजा वगैरह की बात नहीं मानते थे, मैक्सिमिलियन किंग की बात नहीं मानते, तो वो उन्हें सीधा लाइक शैटर कर, उनके जो गर्दन है वो कटवा दिया करते थे। ओके, तो दीज आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पिक्चर से वो लोग एक डेमोक्रेटिक व्यू लोगों को प्रेजेंट करना चाह रहा है, जहाँ वो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, एक सिंबल शो कर रहा है कि जिसके थ्रू मतलब लोगों को उनके राइट्स दिए जाएंगे, उनकी इक्वालिटी रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। और वहाँ जो डैमेज नीचे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट से मतलब कि बेटा अगर मैं पुराने टाइम पे बात करूँ तो जनरली कौन सी गवर्नमेंट हुआ करती थी, राजा ही रूल किया करते थे, राइट। तो अब जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को नॉलेज होता जा रहा है दैट दीज आर आर रिसोर्सेज, ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू हैव एन इक्वल वैल्यू इन द सोसाइटी, तो उनमें एक देशभक्ति की भावना स्प्रेड होती जा रही है कि भाई ये राजा वगैरह हटाओ, हमें एक कॉमन गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो उस राजा वगैरह को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्हें एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट्स को डैमेज पहुंचाया, उन्हें तोड़ फोड़ के रख दिया है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि कैसे राजा को हटा दिया गया था, फिर हमने रशिया वाली स्टोरी में भी सुना था, ठीक है, कि वहाँ पे कैसे जार जो है उसको रिजाइन करने पे फोर्स कर दिया जाता है, राइट। सो दैट इज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ये पूरा चैप्टर जो बेटा आपके 9th स्टैंडर्ड से पूरा रिकॉल करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये है एक यूटोपियन विजन शो करता है, ठीक है। कौन सा, पहले यूटोपियन विजन क्या होता है वो मैं बाद में समझा दूंगी। वो क्या विजन लोगों को देना चाह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो पूरी डेमोक्रेटिक एंड सोशली रिपब्लिक है, मतलब वहाँ पे कोई भी और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती, वहाँ कम्युनिस्ट नहीं हो सकती, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब वहाँ पे केवल अब क्या चलेगी, कम डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेटिक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों को क्या देती है, राइट्स देती है और इक्वल ट्रीटमेंट देती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट इंडेक्स अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि पूरी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में क्या आ जाएगा, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हो जाएगी। अब बेटा इमेजिन करो, जस्ट एग्जांपल, अब यूटोपियन विजन को आप कैसे समझते हो, यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स हैं, राइट, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स, आपके घर पे कोई गेस्ट आए, ओके, और वहाँ पे गेस्ट में आते आप, मतलब आज आपने पहले क्या किया है ना, आज आपने अपने फ्रेंड के साथ में खूब पार्टी वार्टी करके आए हो, बहुत लेट घर आए थे, तो मम्मा पापा पहले ही गुस्सा थे आपसे और उन्होंने खूब डांटा है आपको। और जैसे ही आपके मतलब ऐसे, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि मानो आपको है ना लाइक आपके पेरेंट्स ने लाइक 10,000 रुपीज़ दिए थे, ओके, बोला था कि जाके इसको बैंक में सबमिट करवा के आ जाओ, ओके। पर आप क्या करते हो, जैसे आप बैंक जाते हो, मनी जो है आपके पॉकेट से गिर जाता है, ओके, गिर जाता है और आपने वो मनी जो है वो लूज़ कर लिया। अब आप घर आते हो टेंशन में कि अब क्या होगा, घर वाले डांटेंगे, ये 10,000 का लॉस हो गया, ये वो, ठीक है। पर जैसे ही आप घर आते हो, ठीक है, आप ये सारी इंसिडेंट घर वालों को बताते हो, तो घर वाले क्या करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत मतलब बहुत प्यार से डील करते हैं, और फिर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आसपास आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत समझदार है, ओके। तो अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप क्या समझ रहे हो कि जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है कि भाई जो रिएक्शन यहाँ पे आपके पेरेंट का है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, बिल्कुल पॉसिबल, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स का तो नहीं है,
ओके। सो लाइक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो हम अजम्पशंस कर रहे हैं कि भाई पूरा वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, उसमें जितनी भी एब्सोल्यूटिस्ट पावर्स है, कम्युनिस्ट पावर्स है, वो खत्म हो जाएगी, वो सब डिमोलिश हो जाएगी। तो बेटा दैट इज़ नॉट लाइकली टू बी हैपन, लेकिन तो वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हम इतनी परफेक्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मतलब आप ऐसा मानो कि आपके कल एग्ज़ाम है और आप लोगों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप मतलब 3 महीने 4 महीने से मस्त मस्ती मार रहे हो और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन आपने टॉप मारा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यूटोपियन विजन इज़ दैट कि एक सोसाइटी वो इतनी ज़्यादा आइडियल होती है बेटा, वो इतनी ज़्यादा आइडियल होती है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ओके। अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, ओके। एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में मैं बता चुकी थी कि यहाँ पे जो सारी पावर्स होती है वो एक ही पर्सन एंजॉय करता है ना। अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द पावर एक्सरसाइज। मतलब मानो कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पावर दे दी गई है तो मैं जो मेरी पावर्स जो मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, जो मेरी पावर को जो मैं रूल कर रही हूँ, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। मैं मनमानी कर रही हूँ, मैं किसी को डैमेज पहुँचा रही हूँ, मैं जो मर्जी वो कर रही हूँ। तो दैट इज़ एब्सोल्यूटिस्ट, जहाँ एक पावर जो मतलब जहाँ सारी पावर जो होती है वो एक ही पर्सन में चली जाती है और उसकी पावर को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं होता है, okay. So I think so what we have studied till now is about the Frederick Soryu's image. उसने क्या बोला था कि मतलब उसने एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी शो किया है और उसके पैसेज में उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को पास आउट करवाया है और उनको एक कॉमन आइडेंटिटी दी, उनको एक कॉमन नेशन में डेमोक्रेटिक नेशन फॉर्म करने के लिए बोला है। तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक। ये चीज़ आपको समझनी है। तो एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन विजन, ये कीवर्ड्स हैं, आपको आगे भी काम आने वाले हैं, ठीक है। और इनसे वन वर्ड की डेफिनेशंस भी क्रिएट हो जाती है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय यूटोपियन विजन, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आपके पास एक और आ जाती है बेटा, एक और चीज़ आपको याद में यहाँ पे याद रखनी है कि जो ये हमारा फ्रेडरिक सोरियू था, इसने एक आइडेंटिटी बना दी थी, इसने एक नेशन स्टेट बना दिया था। नेशन स्टेट मतलब जितनी भी कंट्रीज वहाँ से पास हो रही थी उन सबको एक कॉमन नेशन बना दिया था, सेइंग कि पूरे वर्ल्ड जो है उसमें अब क्या चलने वाली है, डेमोक्रेटिक है, सब में इलेक्शन होगा, सब में इक्वल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और कोई भी कंट्री सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होगी, सब कुछ इक्वल होगा। तो वो तो यूटोपियन विजन था। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, नेशन स्टेट है, कि सभी कंट्रीज कैसी हो गई है, नेशन स्टेट। अब ये टर्म जो है वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया इज़ अ नेशन। क्यों हम क्यों बोले भाई इंडिया नेशन क्यों हुआ? चाइना इज़ अ कंट्री, इट्स अ नेशन। लाइक पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, इट्स अ नेशन। हम किसी भी कंट्री की बात कर लेते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो इसमें आप बात करो जर्मनी इज़ अ कंट्री, फ्रांस इज़ अ कंट्री। क्यों? ये नेशन टर्म जो है वो हम किस बेसिस पे देते हैं? केवल हमारी बाउंड्रीज के बेसिस पे नहीं ना। तो ये जो केवल हम नेशन हम लोग देने वाले हैं, हम किसी भी कंट्री के किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को नेशन बोलते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहली चीज़, इट इज़ वन रिसाइडेड बाय पीपल, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, एक कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारी कॉमन चीज़ें वो आपस में शेयर करते हैं। नेशन किसको बोलते हैं, या नेशन के लोग हम किसको बोलेंगे, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में कुछ कॉमन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो बॉर्डर है वो लाइक सेम है। फिर वो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब उनकी जो नेशनैलिटी आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, ओके। तो दैट इज़ अ कॉमन आइडेंटिटी। हमारा सबका एक कल्चर भी कॉमन है, हमारी हिस्ट्री जो है वो कॉमन है। मतलब अगर ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे लिए इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो क्या वो आपके लिए अलग हो जाएगा? नहीं ना। आपके लिए भी जो इंडिया है वो कब वो इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में ही इंडिपेंडेंट हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि भाई हमारे यहाँ पे तो सुपर हीरोज़ जो थे जिन्होंने नेशनलिज्म मूवमेंट वगैरह लीड करे, वो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो यही सुपर हीरोज़ आपकी स्टोरी में भी आना है। अगर मैं बोलूँ कि भाई हमारा नेशनल एंथम तो जन गण मन है, तो वो चीज़ आपके लिए भी आनी है। तो मतलब दैट इज़ व्हाट नेशन स्टेट्स दैट people have sense of common identity, common culture and a common history and a common struggle story। समझ रहे हो? यहाँ पे अभी तक जो मास नेशनलिज्म आया है यहाँ पे लोगों में, हम लोगों में, हमारी कंट्री जो आज़ाद हुई, तो जो स्ट्रगल की स्टोरी मेरे लिए है वही स्ट्रगल की स्टोरी आपके लिए भी है ना। इसीलिए हम कॉमन बुक्स से पढ़ रहे हैं, वरना सबके पास अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो नेशन स्टेट का टर्म मतलब आपको समझ में आता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर शेयरिंग अ बाउंड्री, एंड वो जो बाउंड्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी आपस में क्या शेयर कर रहे हैं? कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड अ स्ट्रगल
स्टोरी। ओके तो बेटा यहाँ पे अगर हम वापस से अगर उस पिक्चर पे आ जाए तो बेटा मैंने आपको हमेशा बताया कि यहाँ इस पिक्चर से भी हमें बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया था, ये चलो हर एक चीज़ को समझते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्या रोल था भाई, वो एनलाइटमेंट शो कर रही थी और लोगों को उनके राइट्स वगैरह के बारे में बताया जा रही थी। ये पीपल जो थे वो मूव कर रहे थे, कौन कौन सी कंट्री के थे, यूएसए और यूरोप के थे, ये भी मैं बता चुकी हूँ। नीचे जो ये अमाउंट ऑफ ये जो इतना सारा लाइक ब्रोकन और डैमेज शैटर्ड पीसेस पड़े, ये किसके, एब्सोल्यूटिस्ट के हैं। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट जो अभी तक वहाँ पे चल रही थी, पावर्स जो थी वो राजा वगैरह, उनकी सारी चीज़ें। आप अगर आप अबाव में देखोगे तो वहाँ पे आपको एंजल्स दिख रही है, क्राइस्ट दिख रहे हैं, सेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या शो करते हैं, ये चीज़ शो करते हैं फ्रेटर्निटी। ओके डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम, व्हाट डू दीज Christ, saints and angels are symbolizing, they are symbolizing the fraternity। fraternity का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। ताकि मतलब देखो वहाँ पे सारी कंट्रीज है, ठीक है, उनमें कोई लड़ाई नहीं है कि भाई हमें पहले आना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, बस सब नॉर्मल, सब भाईचारे के साथ में वहाँ पे रह रहे हैं। ओके सो क्लियर विद द यूटोपियन विजन। वी आर क्लियर अबाउट द फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, फोर्थ एंड फिफ्थ पेज हम दोनों कवर कर चुके हैं अभी हमारे एनसीईआरटी का। नेक्स्ट मूविंगली द फर्स्ट लाइक हम लोग यहाँ पे हमारे लेसन का नेम वापस से रिकॉल कर लूँ तो क्या था, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। तो अब हम यूरोप की मेजर कंट्रीज के बारे में बात करने वाले कि भाई पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फीलिंग जो थी वो कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली कंट्री जहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग आती है बेटा वो कौन सी थी, फ्रेंच। ओके तो फ्रांस के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, आइडिया ऑफ नेशन या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन लोगों में कैसे आता है। तो पहले मेरे साथ एक क्विक रिवीजन कर लो 9th स्टैंडर्ड। आई नो आप लोगों ने बहुत अच्छे से 9th पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया था, पर हम एक थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं 9th के बारे में। तो याद करो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, सडन एक दिन क्या होता है, पेरिस सिटी के अंदर पुलिस आ जाती है, राइट, आर्मी वगैरह आ जाती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारा किंग जो है वो हमें मारने वाला है, ठीक है, वो हमसे हमारी सारी पावर्स छीनने वाला है, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर क्या किया था, बेसेटाइल जेल तोड़ दी थी। देयर वाज अ रूल ऑफ किंग, और किंग का नाम क्या था, अच्छा देयर इज़ एन होमवर्क फॉर यू, देयर इज़ एन टास्क फॉर यू कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें ये पता है कि बॉर्बन फैमिली थी, है ना, कोई 16 करके डैश 16 वॉज द नेम ऑफ किंग फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो उस राजा का नाम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लाइक जो मोनार्कियल रूल के अंदर हमारे पास जो किंग था उसका नेम आप मुझे कहाँ बताने वाले हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ठीक है। तो आप कमेंट्स में मुझे बता ही दोगे। फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन वापस से आ जाते हैं कि वहाँ हमने कैसे उस बॉर्बन डायनेस्टी के उस राजा को हटा करके हम लोगों ने वहाँ पे फिर क्या आ गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जैकोबिन्स क्लब वगैरह आए थे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का रूल वहाँ पे आया है। फिर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो था वो भी लोगों के साथ बुरा ट्रीटमेंट करा था, इसलिए लोगों ने उससे भी मार दिया। फिर वहाँ पे डायरेक्टरी रूल आया, और फिर कैसे डायरेक्टरी रूल के बाद में, ठीक है, कैसे डायरेक्टरी रूल को भी वहाँ से हटा दिया गया है। डायरेक्टरी रूल के अंदर क्या हुआ था, 5 डिक्टेटर्स थे, 5 डिक्टेटर्स में से जो नेपोलियन था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, सबसे वाइज था, इसलिए उसने क्या किया, इन डिक्टेटर्स को मॉडिफाई करके खुद को क्या बना दिया, मतलब उस डायरेक्टरी रूल को मॉडिफाई करके खुद को क्या बना दिया, वहाँ का चांसलर बना दिया, डिक्टेटरी बना दिया वहाँ पे, ठीक है। तो जब उसके पास सारी पावर आ जाती है तो 1804 के अंदर उसके पास सारी पावर्स आ जाती है। फिर 1804 से लेकर के और 1805 तक, सॉरी 1815 तक, 1815 तक वो क्या करता है, अपना रूल इस्टेब्लिश करके रखता है। तो अब हम लोगों ने जो था बेटा नेपोलियन रूल तक तो उसको कंप्लीट कर दिया था कि भाई वहाँ पे लोगों ने मतलब ऐसा बहुत लाइक मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर से भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। तो हमने एक पूरी स्टोरी देखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कैसे एक मोनार्कियल रूल से जो लोग वहाँ की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो जो 3rd स्टेट था उन्हें हमेशा डिस्क्रिमिनेशन, कॉमन पीपल को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। तो दैट डिस्क्रिमिनेशन लेड टू द डिस्करेजमेंट ऑफ मोनार्कियल रूल। फिर मोनार्कियल रूल से भी आप जाते हो वहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के रूल आ जाते हैं, फिर उसको भी हटाते हैं हम 5 डिक्टेटर्स के अंदर। फिर हमारे पास में नेपोलियन का रूल आ जाता है, और नेपोलियन को कैसे बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर 1815 में हरा दिया जाता है। तो ये 1815 तक की तो स्टोरी हमें पता है ना, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो ये 1815 के आगे क्या हुआ, नेपोलियन के रूल का क्या हुआ, फिर नेपोलियन के बाद में क्या चीज़ हुई थी, ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोगों ने नेपोलियन रूल को भी बहुत डिटेल में पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था, और नेपोलियन के आगे की क्या स्टोरी है, ओके, थोड़ा बहुत आपको वही यहाँ से समझने को मिलेगा। सो स्टार्टिंगली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था बेटा वो पूरे यूरोप में सबसे पहला एक्सप्रेशन था
ठीक है। सबसे पहली मतलब लाइक लड़ाई थी राजा के अगेंस्ट, जहाँ लोगों को समझ में आया था कि भाई अब हमें राजा के रूल में नहीं रहना है, अब हमें खुद की गवर्नमेंट बनानी है, खुद की इक्वालिटी के लिए वर्क करना है। याद करो, ठीक है, ऑस्ट्रिया वगैरह जो एक दो कंट्रीज थी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ये फ्रेंच के साथ आ जाती है, ठीक है। उन लोगों को भी डर लगने लग गया था कि भाई कहीं फ्रेंच को देख करके, फ्रांस के लोगों को देख करके हमारे पीपल जो हैं वो कहीं हमसे भी लाइक वॉर करने ना आ जाए, वहाँ के राजा वगैरह डर गए थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे। तो अब वापस से आ जाते हैं हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत डिटेल में हम लोगों ने वहाँ पे बात कर ली। अब हम वापस से फ्रेंच रेवोल्यूशन इस टेक्स्ट पे आ जाते हैं कि भाई इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशन या द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रेंच में कैसे, फ्रांस में कैसे स्प्रेड हुआ था, यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ था। तो सबसे पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, सबसे पहली लड़ाई थी ये नेशन बनाने के लिए, दैट केम अप इन 1789, ठीक है। यहाँ पे नेशन को मैं समझा ही देती कि यहाँ पे लोगों को समझ में आ गया था कि भाई हमें यहाँ पे एक कलेक्टिव चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि फर्स्ट स्टेट अलग चल रहा है, सेकंड स्टेट अलग चल रहा है, थर्ड स्टेट अलग चल रहा है, नहीं ना। अब लोगों ने बोला कि हमें एक कॉमननेस चाहिए, हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए। तो अब वो कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए उन्होंने क्या किया था, दो आइडियोलॉजीज वहाँ पे स्प्रेड कर दी थी, दो आइडियाज़ वहाँ पे स्प्रेड कर दिए थे, दैट इज़ ला पैट्री और ला सिटियोन के नाम से, ओके। तो ला पैट्री के नाम का मतलब होता है फादरलैंड एंड ली सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन। अब इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब जैसे हम लोग हमारी कंट्री में बोलते हैं ना कि बेटा भारत हमारी माता है, दैट वी लव मदर इंडिया, ठीक है। तो जैसे हम लोग हमारी कंट्री को मदर से एसोशिएट करते हैं, वहाँ पे जो फ्रांस है वो अपनी कंट्री को फादरलैंड के फॉर्म से एसोशिएट करता है, ओके। तो अब वो वहाँ पे एसोसिएशन के अंदर वो लोग मतलब लाइक वो सब में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग लाते हैं कि दिस इज़ आवर फादर कंट्री, लाइक हमें इसका कैसे हमें इसको लाइक डेवलप करना है, कैसे यहाँ पे इक्वालिटी या प्रॉपर मैनेजमेंटल लाइक रूल वगैरह इस्टेब्लिश करना है। तो लोगों में एक बिलोंगिंगनेस आ जाती है हमें, जैसे आपको भी पता है ना भारत माता वगैरह ये सारी पिक्चर्स क्या थी, ये हमें क्या जगाती, देशभक्ति की भावनाएं जगाती, राइट। तो वो सेम चीज़, द आइडिया ऑफ ला पैट्री was one of the important ideas that brought nationalism feeling in the minds of people. Second we have is ली सिटियोन, सिटियोन मतलब सिटीजन्स। अब लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हम सिटीजन्स हैं, वी नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली बिटवीन द फर्स्ट स्टेट, बिटवीन द सेकेंड स्टेट एंड बिटवीन द थर्ड स्टेट, ओके। दीज आर द बेसिक थिंग्स कि भाई हम सिटीजन्स हैं फ्रांस के, वी हैव टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मोनार्कियल रूल्स, ओके। न्यू फ्लैग बना लिया गया था। अब कॉमन चीज़ें हमारे यहाँ पे भी जैसे ट्राई कलर फ्लैग है, फ्रांस में भी ट्राई कलर फ्लैग था, पर यहाँ पे कलर्स जो है वो चेंज है, ओके। यहाँ पे कलर कौन सा है, ब्लू वाइट रेड। अब आपको भी पता है, आपने हमारा वाला नेशनल फ्लैग देखा हुआ है, तो हमारा नेशनल फ्लैग कैसे होता है, ये हमारा ऐसा नेशनल फ्लैग होता है, राइट। टेक अम पुअर इन ड्राइंग बेटा, प्लीज यू माइंड इट। ये हमारा नेशनल फ्लैग होता है, ओके। सैफरन वाइट ग्रीन और फिर बीच में ब्लू या इंडिगो, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा जो सर्कल बना हुआ होता है, ओके। तो इनका जो फ्लैग है वो भी थोड़ा बहुत, उनका कलर ट्राई कलर तो है पर उनका फ्लैग इस तरीके से होता है, जैसे हमारी लाइंस जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी ना, इनकी लाइंस जो होती है वो वर्टिकल होती है, दिस काइंड ऑफ। यहाँ पे था ब्लू, यहाँ था वाइट और यहाँ था रेड, तो ये उनका फ्लैग है, ओके। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, तो ये चीज़ तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी याद थी कि पहले जो सोसाइटी थी वो वॉज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो वहाँ लोगों ने क्या किया, उसे डिसॉल्व करके नेशनल असेंबली की डिमांड की। तो ये तो चीज़ आपको पिछले फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी याद है ना, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, ओके। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहाँ पे सेटअप किया गया था। सेंट्रलाइज सिस्टम से आप समझोगे कि मतलब पहले जो बेटा आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है हमारे पास में, ठीक है। तो फ्रेंच में अब वहाँ पे ना मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब जैसे इसको आप ऐसा समझो कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि भाई ये फ्रांस है, यहाँ लोग अपनी मनमर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ अपने लोग अपनी मनमर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ लोग अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, कंट्री को डिवाइड करना हो जाएगा, ठीक है। तो अब उन लोगों ने क्या किया, भाई यहाँ पे हम कंट्री है, हम इसको यहाँ पे एक सेंटर से इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, पूरी कंट्री को बुलाएंगे, रूल करेंगे और एक कॉमन
लॉ होगा वहाँ पे, ठीक है, कॉमन लॉ होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज व एस्टैब्लिश्ड या वहाँ पे फॉर्म किए गए थे यूनिफॉर्म लॉज, जो पूरे कंट्री में एक कॉमन लॉ लगने वाला है। अभी तक क्या हो रहा था, फर्स्ट एस्टेट पे कुछ अलग लॉज थे, सेकेंड एस्टेट पे कुछ अलग थे, और सारा टैक्स बर्डन जो था वो थर्ड एस्टेट पे था। तो इनको डिमोलिश किया गया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया जिससे सभी कंट्री के मेंबर्स पे यूनिफॉर्म, दैट मीन्स सिमिलर लॉ वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। न्यू हाइम्स वे कंपोज, ओथ्स वर टेकन। सी देशभक्ति की भावनाएं जो है बेटा, आपने कभी भी देखो खुद को मतलब लाइक फील किया होगा ये कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जब हम लोग ये नेशनल सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक टुवर्ड्स दी नेशन, या हमें भी एक नेशनलिज्म फीलिंग वहाँ पे डेवलप हो जाती है। लाइक अब नेशनल एंथम वगैरह होता है तो कहीं पे भी अगर व्हेन वी प्रॉपरली लिसन टू नेशनल एंथम या कहीं पे भी हमें आवाज़ आ जाती है तो लाइक हम लोग खुद को एक लाइक हम लोग सब अटेंशन पोजिशंस में आ जाते हैं, राइट। तो दैट इज़ जस्ट टू से कि ये ऐसी चीज़ें थी जहाँ लोगों को अट्रैक्ट किया गया था, उन्हें ये चीज़ शो की गई थी कि दैट वी बिलोंग, वी हैव समथिंग इन सिमिलर, ठीक है, वी नीड टू लाइक सी इट एज अ कॉमन नेशन। ओके, सो जो उसमें किसने सब बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, हाइम्स मतलब पोएम्स होती है, वह कंपोज एंड दी ओथ्स वर टेकन, शपथ वगैरह दी गई थी कि ओके लाइक वी डू ना, इंडिया इज़ अ कंट्री, लाइक प्लेज जो हम लेते हैं दैट इज ओथ्स वर टेकन। ओके, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब पहले तो देखो इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूज वे अबॉलिश, कि वहाँ पे जितने भी टैक्सेस वगैरह लगते थे तिथीज और तेलीस के नाम पे या जो चर्च के नाम पे, डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, आपको बहुत सारी चीज़ें आपने पहले समझी हुई है, राइट। तो वो सब चीज़ें अब अबॉलिश की गई थी, अब वहाँ पे एक कॉमन मेथड वहाँ पे डेवलप कर दिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। ओके, रीजनल डिलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच वॉज प्रमोटेड। ओके, वहाँ पे जितनी भी और दूसरी लोकल लैंग्वेजेस चलती थी उन्हें सबको अब डिस्करेज कर दिया गया था, और फ्रेंच जो थी वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बन गई थी। अब फ्रेंच ही की उन्होंने चूज़ करी बेटा, जो अब हम बात करते हैं पेरिस की, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सेंटर है हमारे फ्रांस का, तो वो वहाँ पे जनरली जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो फ्रेंच थी, तो वहाँ से वो स्प्रेड हो गई और वो पूरे यूरोप मतलब पूरे फ्रांस के अंदर फिर फ्रेंच बोलने लगे लोग, ठीक है। अब द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन ऑफ फ्रांस नेशन टू लिबरेट रेस्ट ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। मतलब अब मैंने आपको बताया था ना कि पूरे यूरोप में सबसे पहली कंट्री जहाँ पे नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी वो कौन सी थी, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस के बाद में जैसे फ्रांस डेवलप हो जाती है, लाइक खुद को वो थोड़ा बहुत स्टेबल करने लग जाती है, तो अब वो क्या कहती है, वो दूसरे लोगों को कहती है या फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में ये अपने नेशनलिज्म आइडियाज़ को स्प्रेड करने लग जाती है। और वो क्या बोलती कि स्प्रेड करती है कि भाई अब हमारा काम है, हम खुद तो नेशन बन गए, हमें खुद में तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ गई, अब हम क्या करेंगे, पूरे यूरोप में जो डेस्पोटिज्म पावर्स है ना, उसको हटा करके अब हम लोग क्या लाएंगे, वहाँ पे रेवोल्यूशन लाएंगे। ओके, तो अब डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एब्सोल्यूटिज्म समझा था वही डेस्पोटिज्म है। यहाँ पे डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि सारी पावर्स जो होती है वो एक ही पर्सन के पास हो जाती है और वो मतलब अनकंट्रोलेबल अपनी पावर का यूज़ करता रहता है। और डेस्पोटिज्म जो वर्ड है बेटा ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में कि मतलब यहाँ जो पावर या जो पर्सन जो इस पावर को यूज़ कर रहा है ना, वो अपनी पावर्स का मतलब हार्श मैनर में या गलत मैनर में यहाँ पे यूज़ किया करता है। ओके, सो डेस्पोटिज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स। सो मूविंग अहेड, सी अब आपको ये चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि फ्रांस था, ठीक है, यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड होती है, फिर वो क्या करता है, पूरे फ्रांस में से वो नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ चली जाती है, यूरोप में, और जो आगे कंट्रीज आने वाली वो कौन सी है, होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ठीक है, इनके अंदर फिर नेशनलिज्म वाली फीलिंग स्प्रेड होती है। तो अब नेशनलिज्म की फीलिंग ऐसे तो नहीं ना उड़ के चली गई, ऐसा तो है नहीं, अब नेशनलिज्म की फीलिंग भी है, वो कैसे स्प्रेड हुई इन कंट्रीज़ में। French armies began to carry the idea of nationalism abroad, और स्पेशली अंडर whom, अंडर दी नेपोलियन। इसीलिए हम यहाँ पे अब हम लोग अब आप याद करो जब हम लोगों ने नेशनलिज्म पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ पे मोनार्कियल रूल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जैकोबिन क्लब अंडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर लेसन when we are talking about French Revolution, we are going to talk about the Napoleon Code in detail, क्योंकि लास्ट रूलर था जो हम लोगों ने पिछले फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी समझ चुके हो कि फ्रेंच जो था वो फ्रांस से पूरे जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हुई, राइट। तो अब वो लेकर के कौन गया है, फ्रेंच आर्मीज़ गई है, और वो फ्रेंच आर्मीज़ कौन कंट्रोल कर रहा था, उनका हेड कौन था, उनका ओनर या जो भी चीज़ आप समझते हो वो कौन था, नेपोलियन। ओके,
So till now what we have studied is about the Frederick Sorio. बहुत important question आता है. You can see this question as a 3-mark question in your like board examination also. So pay attention towards this. और NTSC में भी मैंने आपको एक दो यहाँ पे 1 word के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी. लाइक फिगर आपको दे दिया जा सकता है ना. यहाँ से MCQs बहुत ईजिली पिक होते हैं बेटा पिक्चर्स वाले क्वेश्चन में हिस्ट्री से. सो पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट. ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फ्रेडरिक सोरियो का जो पूरा यूटोपियन विजन से उसने जो पूरी पिक्चर सिम्बलाइज की थी उसका मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया. फिर हम देखते हैं कि नेशनलिज्म ऑफ इन यूरोप में सबसे पहली कंट्री कौन सी थी, फ्रांस थी. फ्रांस का ना बेसिक स्ट्रक्चर आपको फ्रांस का समझ में आ गया कि भाई वहाँ मोनार्कियल रूल था. उस मोनार्कियल रूल को एलिमिनेट करने के लिए लास्ट हमारे पास जो आ रहा है वो नेपोलियन आ रहा है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, उसी नेपोलियन कोड को, उसी नेपोलिक रूल को हम लोग और ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं. सो होप इट इज़ क्लियर व्हाट वी हैव टिल स्टडीड. ठीक है, और आज का होमवर्क याद है ना कि हु वाज द लास्ट मोनार्क. ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि नेपोलियन कोड से पहले या 1789 के वक्त में जब हम रेवोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं तो वाज द मोनार्क इन फ्रांस. ओके, और फिर भी कोई डाउट्स हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन और एल्स. थैंक यू.